मुख्तार अंसारी वाकई वो डॉन है जिसके पास किस्सों की कहानी है। वो एक ऐसी उलटबासियों का डॉन है जिसके बाबा को लेकर आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लोग हुए हैं। चूंकि उस वक्त तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस की लीडरशिप लगभग एक जैसी हुआ करती थी और एक जैसे दोनों में मेंबरशिप हो सकती थी। तो 1921 में मुख्तार अंसारी के जो बाबा, उनका नाम भी डॉक्टर मुख्तार अंसारी था, मुख्तार अहमद अंसारी, वो पहले मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उसके बाद 1926-27 में वो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और ये पद कितना बड़ा था आप उस समय भी इससे अंदाज लगा सकते हैं कि उनके दादा से ये जिम्मेदारी मोतीलाल नेहरू ने ली थी। यानी उस वक्त के दौर में इतना बड़ा नाम मुख्तार अंसारी का था। और जो इनका रिश्ता उनकी ननिहाल से जुड़ता है वो सब जानते हैं। नौशेरा का वीर जो है ब्रिगेडियर उस्मान, जिसको महावीर चक्र दिया गया, उनके साथ ये रिश्ता जुड़ता है। दुनिया के तमाम जगह पर डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी सिर्फ इस देश में नहीं, बाकी लंदन, जहाँ एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया, एमएस किया और पीएचडी की, और बहुत सारी चीज़ें, उनका रिसर्च सिफिलिस पर था एक उस पर, और वो बहुत ही रिगार्डेड रिसर्च उस समय कहा गया उसके इलाज में। तो एक ऐसी कहानी, ऐसे परिवार की कहानी के साथ शुरू होता हुआ रिश्ता उसको यकीनन बहुत बड़ा कर देता है। मुख्तार अंसारी को, जो माफिया मुख्तार अंसारी है, उसका कद अपने आप में किस्सों के अंदर बहुत बड़ा कर देता है, क्योंकि एक ऐसे परिवार का चिराग है जिसने जो है आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तान के में साथ दिया हो। आप ये सोचिए कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले उन लोगों के घर से इस तरह का शख्स कैसे निकलता है, आखिर ऐसी कहानी क्यों होती है और क्यों वो इस्तेमाल करता है। ये कोई ऐसी कहानी नहीं जिस पर आपको दर्द उभर आए या आप इसको ऐसे माने। ये एक चॉइस है, ये एक ताकत की भूख है, लूट की भूख है और आतंक का साम्राज्य खड़ा करने की अंधी दौड़ है, जिसमें मुख्तार अंसारी ने अपने बाबा से अलग दौड़ लगाई। आप अगर, उसका परिवार काफ़ी बड़ा हुआ, उसमें हामिद अंसारी हैं जो उसके रिश्ते के चाचा लगते हैं, हिंदुस्तान के 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे, यानी सबसे लंबे समय तक रहने वाले वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो भी दूसरे 2 वाइस प्रेसिडेंट इतने हैं जिन 2 बार लगातार जिन्होंने इस देश के उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली। उसके भाई अफजाल अंसारी के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो माफिया फैमिली का एक बड़ा चेहरा है। सांसद रहा, उसके बाद विधायक रहा, 5 बार लगातार विधायक रहा, और उसी से जुड़ता है सबसे बड़ा अपराध का रास्ता जो मुख्तार ने चुना था। अगर हम उस पूरी कहानी की तरफ जाते हैं तो शुरुआत तो कहीं से भी करें, लेकिन मुझे लगता है यही बेहतर होगा कि मैं अफजाल से शुरू करूं, क्योंकि ये कहानी जो है जितनी मुख्तार की है उससे ज़्यादा कहीं अफजाल की है, जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने मुख्तार को एक इतना बड़ा संरक्षण दिया कि उसने बजाय इसके कि वो एक सीधा रास्ता अख्तियार करे, वो एक ऐसे रास्ते पर चला जिसने उस पूरे इलाके में खून की, खुरेंजी की एक लकीर खींच दी। अगर आप मुख्तार अंसारी 1985 में जब चुनाव लड़ता है, जीतता है अफजाल अंसारी, तो कम्युनिस्ट पार्टी से, सीपीआई से वो पहला चुनाव लड़ता है, क्योंकि इसके पिता, मुख्तार अंसारी के पिता, उस समय सीपीआई मतलब लेफ्ट की राजनीति को पसंद किया करते थे। नगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की राजनीति में वो काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी ताकतवर और निर्विरोध चुने गए नेता थे। तो एक परिवार का जो एक पूरे इलाके में है, क्योंकि आप अंसारी रोड भी जानते हैं, आप अंसारी नगर भी जानते हैं और आप मुख्तार अंसारी हॉस्पिटल भी जानते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको हर जगह मिल जाती हैं, और ये उसके बाबा के नाम पर थी, तो लिहाजा उस जगह पर उसका दबाव था, रुतबा था। और वो मोहम्मदाबाद इलाके से जीतता है, जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ से जीत हासिल करके अफजाल अंसारी लगभग 4 बार लगातार जीतता है, 5वीं बार फिर समाजवादी पार्टी से भी जीतता है। और ये उसकी जीत जो है उसको एक बड़ा उसका आधार मुख्तार अंसारी का अंडरवर्ल्ड की दुनिया में या जराइम पेशे में बढ़ता हुआ कद भी था। मुख्तार अंसारी शुरुआत तो ज़रूर उसी तरह करता है, क्योंकि ठेकों और उसकी दुनिया उस समय बहुत ज़्यादा
उभर रही थी पूर्वांचल में। 80s का दशक जो है पूर्वांचल के अंदर, एक नई नई रेलवे लाइंस बिछना, कोयले की खदानों के आगे जाना, और बहुत दूसरी जो वहाँ सरकारी जितने टेंडर थे, चाहे वो रोड के थे चाहे वो जंगल में थे, उन तमाम के सारे ठेकों को लेने के लिए जिस तरह का पैसा वहाँ था, क्योंकि बहुत सारे वहाँ अगर आर्थिक स्थिति देखें तो बहुत ख़राब उस तरफ थी, लिहाजा ऐसे समय में वहाँ खाली पड़े उस जगह पर माफियाओं का घुसना स्वाभाविक था, और मुख्तार भी उस पर घुस गया। मुख्तार वहाँ घुसा तो एक दूसरे सामने चल रहे गैंग के साथ उसकी टक्कर हो गई। और ये कहानी तो आपने सुन ली होगी, मुख्तसर में इतनी सी है कि जिस गैंग के साथ मुख्तार जुड़ा, उस गैंग के विरोधी गैंग में, साहिब सिंह गैंग में, ये साधु सिंह गैंग के साथ जुड़ा। उधर ब्रजेश सिंह जो है दूसरे गैंग में, साहिब सिंह के साथ उसका गैंग था। तो वो एक दूसरे के साथ ठेकों पर लड़ाइयाँ हुई, और उसके बाद पूर्वांचल की सबसे खूनी जो है रंजिश एक दूसरे के सामने आई। ये कभी दोस्त कभी नहीं थे, तो लिहाजा इसमें फिल्मी कहानी ढूंढना बहुत मुश्किल सा काम था, लेकिन लोगों ने ढूंढ ली। अब ये इनके बीच में जब शुरू हुआ ये वॉर, तो अब आप 96 के मुख्तार को देखते हैं। मुख्तार अब जीतता है चुनाव, और चुनाव जीतने के साथ उस पर अपराधों की एक सिलसिला शुरू हो जाता है। यूँ तो 78 में कहते हैं कि पहला अपराध उसने किया, उसके बाद फिर वो उसमें अपराध के पहले उसमें नाम आया, उसके बाद फिर 88-86 में उसके खिलाफ एक केस दर्ज होता है, और फिर धीरे धीरे वो आसपास ऐसा ज़रूर हो गया, लेकिन उसने इतनी तरह की सावधानी ज़रूर बरती कि उसके खिलाफ नाम ना आए, उसका नामजद रिपोर्ट ना हो। वो अपराधों में तो संलग्न था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बचता था कि उसका नाम ना आए। उसके गुस्से की कहानियाँ आपको बहुत सारे लोग आराम से सुना देंगे कि किस तरह से वो पुलिस पे गोली चलाने से नहीं चूकता था। उसने इस तरह के लोग तैयार किए थे जो सरकारी नौकरियों में थे, लेकिन उनके पास लाइसेंस दिलाए गए, उनको एक छोटी सी आर्मी के तौर पर तैयार किया गया जो मुख्तार के लिए जान देने को तैयार थी। और यहीं से मुख्तार ने अपना एक पूरा पूर्वांचल में जो शुरुआत होती है वहाँ से शुरू की, और इस पूरी कहानी में जुड़ते जाते हैं किरदार। अब आप उधर ब्रजेश सिंह, इधर ये तमाम लोग, और 96 के बाद बहुत सारे मर्डर एक के बाद एक होते हैं जिसमें मुख्तार का नाम सामने आना शुरू हो जाता है। ये जो 65 मुकदमे हैं, इसमें से लगभग 18 मुकदमे मर्डर के हैं सिर्फ, जो मुख्तार के ऊपर हैं। 10 इस तरह के मुकदमे जिनमें वो हत्या के मामलों में है, यानी 18 में सीधे मर्डर में 302 के मामले हैं, और 8 इस तरह के जिनमें उसने हत्या का प्रयास किया हुआ। तो यानी बाकी सब मामले गैंगस्टर एक्ट है, लाइसेंस है, हथियार है, लोगों को उकसाना है, उस तरह के हैं। लेकिन ये मामले उस तरह के हैं जो बहुत ही बड़ा, जिसमें कत्ल या तो सीधा किया हो। और इसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 केस जेल में रहते हुए दर्ज होते हैं, जो कत्ल के 8 केस हैं वो दर्ज होते हैं उस समय। तो हम लोग उस पर सीधे आ जाते हैं कि एक बार इस पर हमला करने के लिए 2001 उसरी चट्टी, जिसका फैसला आपने अभी सुना होगा, जब उसने बयान दिया था मुख्तार ने अपने वकील के माध्यम से कि उसरी चट्टी में वो गवाही दे रहा है, और उसमें उस सब में सुशील जो ब्रजेश सिंह है वो सीधे तौर पर वो होगा, उसको सजा होगी, और सुशील सिंह, उसको ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए ही उसका सरकार कत्ल करा सकती है। ये पहली कहानियाँ थी जो उसने शुरू की थी। उसरी चट्टी वो है जब मुख्तार के काफिले पर ब्रजेश सिंह ने हमला किया था, और उसी में गोलाबारी में ब्रजेश सिंह को गोली लगी थी। तो उसका अब फैसला आना है, उसमें सिर्फ गवाही बची थी और उसके बाद ये फैसला आना था। तो मुख्तार ने ये पहले से डर बताना शुरू कर दिया कि उसके खिलाफ ये सज़ा हो सकती है। अब आप ये सोचिए कि 2003, 2004 और 2004 में LMG खरीदना, LMG खरीदने की ज़रूरत क्योंकि उसी दौरान पूर्वांचल में ये बात आ गई थी कि कृष्णानंद राय को, जिन्होंने हराया इसके भाई को, यानी 2002 का इलेक्शन जीतने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई, ये आज और भी सजा हुई है। आज मैं आपको इसके साथ जोड़ देता हूं कि आज राजू पाल की हत्या के मामले में भी सजा हुई, और राजू पाल की हत्या भी अतीक अहमद ने की थी, इसलिए क्योंकि उसने उसके भाई को चुनाव में हरा दिया था।
जो सीधे तौर पर माफिया के खिलाफ एक खड़े होने वाली बात है, और माफिया ये बर्दाश्त नहीं करते। तो जिनको उन पत्रकारों की कहानियों पर यकीन है कि ये बहुत मुस्कुराते हुए लोग हैं, ये लोगों से मिलते हैं, रॉबिन हुड हैं, उनको ये सिर्फ एक बार सोच के देखना है कि उनके ये तथाकथित रॉबिन हुड अगर उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो उसका रुख क्या होगा, उसका गुस्सा क्या होगा। ये आप इस बात से अंदाज लगाइए कि दो माफिया अलग अलग जगह पर लगभग एक ही तरीके से घटनाओं को लेते हैं। जैसे ही मुख्तार के भाई अफजाल मोहम्मदाबाद से चुनाव हारते हैं तो अफजाल को तो लगता ही है, अफजाल के बारे में तो फिर सबूतों को इस तरह नहीं दिखाया जा सका, लेकिन मुख्तार उसको कत्ल करने का ऑर्डर देता है। अब आप उसकी ये देखिए कि किस तरह से वो आदमी इतना शातिराना अंदाज से कत्ल करता है कि उससे पहले मऊ में दंगे होते हैं। दंगे एक अक्सर मऊ में भरत मिलाप की परंपरा है, यानी उसमें राम और भरत के मिलाप को दिखाया जाता है। उस वक्त कुछ घटनाओं को लेके एक दंगा शुरू होता है, हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू होता है, और उस दंगे में एक पक्ष के तौर पर पूरी तरह से हथियारों के साथ सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई देता है। वो वीडियो आपको हर चैनल पर दिखे होंगे, हर जगह सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। उस वक्त शहर में कर्फ्यू है, जिस वक्त अपने लाव लश्कर के साथ ये जो माफिया है खुले आम सड़क पर घूम रहा है और पुलिस के साथ में है। आप ये सोचिए, जिस पुलिस की जिम्मेदारी उसको रोकने की थी वो उसकी सुरक्षा में घूम रही है और उसके इशारों पर काम कर रही है। तो वो एक हिस्सा 2005 का है, और जब ये प्रेशर बढ़ जाता है सरकार पे तो उसको ये कहा जाता है कि आप इस पे आत्मसमर्पण कर दीजिए। और आपको इस घटना का अगर आपको सीधे इलाहाबाद से जोड़ दीजिए तो जिस तरह से उसको अशरफ उससे कहा गया, अतीक अहमद से, कि आप मुलायम सिंह सरकार ने कहा कि आप बिल्कुल दूध की तरह, मतलब गंगा की तरह पवित्र हैं, लेकिन आप थोड़ा आत्मसमर्पण कर दीजिए। गिरफ्तार तो करने की हिम्मत उस समय की सरकार में नहीं थी, जो समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय चल रही थी, क्योंकि वो इन्हीं माफियाओं के दम पर उसने समर्थन हासिल किया था पहले की पार्टी को तोड़कर, सत्तारूढ़ पार्टी को तोड़कर। तो लिहाजा उसके लिए ये लोग बहुत अहम थे। तो इस समय जब मुख्तार अंसारी से 2005 में मुख्तार अंसारी अक्टूबर में जेल चला जाता है, आप ये सोचिए, समर्पण करता और जेल चला जाता है। ये अलग बात है कि उस एक बार उसने जेल जाने के बाद वो जेल से बाहर निकल नहीं पाया। 2017 तक तो जेल उसके लिए घर हो गई थी, सबसे सुरक्षित आरामगाह अगर पूरी दुनिया में कहीं थी तो उसके लिए जेल थी, क्योंकि वो जेल में बैठ के साम्राज्य चलाता था। आपने ये सारे किस्से तो सुन ही लिए हैं कि किस तरह से वो जब गाजीपुर जेल में पहली बार गया, जाते ही चूंकि 2005 में आत्मसमर्पण के बाद उसको वहीं भेजा गया था, तो खाली जगह में उसने वहां तालाब ही बनवा दिया था, क्योंकि उसको ताजी मछलियां खाने का शौक था। और मछलियां बाहर से कहाँ से मंगाने की जहमत क्यों ली जाए, वहां खुद वो बैठ के वहीं उसी तालाब से पकड़ ले। इसके अलावा जेलर के कमरे में बैठ के सारी चीज़ों का इंसाफ करना, अपनी कुर्सी पर बैठकर पूरा फैसला देना, और पूरा जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, जिन लोगों के आपस के झगड़े सुलझाने, वो सब उसी जेल के अंदर होते थे, जिस जेल के अंदर आप जा नहीं सकते हैं। किसी कॉमन आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो जेल के सामने से भी गुजर जाए, उसके फाटक को बिना उस पर। वहाँ वो उसके लोग आराम से वहाँ जाते थे, और तमाम लोग वहाँ से रंगदारी वसूली और ये सब सारा साम्राज्य, चूँकि सरकार उसके साथ खड़ी थी। यहाँ तक कि एक बार उसके जेल में होने के दौरान वो डीजीपी दफ्तर तक पहुँच गया, और जो डीजीपी मतलब जो सबसे बड़ा महकमा, पुलिस महकमे का सबसे बड़ा अफसर, उसके दफ्तर में वो जाकर बैठता है, मुलाकात करता है, और रिकॉर्ड में वो जेल में है। चाहे वो विधानसभा में एक बार दिखाई दे जाता है, आप देखिए वो फोटो भी दिखते हैं। वो पत्रकारों की निगाह में तो आता है, लेकिन पुलिस की निगाह में नहीं आता और सरकार की निगाह में नहीं आता। तो ये तमाम चीज़ें उसके रुतबे को बता रही थी। और ठीक एक महीने बाद लगभग जिस तरह से कृष्णानंद राय की हत्या हुई, वो हिंदुस्तान, यहाँ सिर्फ पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े हत्याकांडों में से एक है, जिसको निर्दयता और दुर्दयता के साथ, जिसको दुर्दम्य तरीके से किया गया। यानी 500 के करीब राउंड में गोलियां चली AK-47 की। AK-47 उनके किसी के शरीर से 100 गोलियां, किसी शरीर से 70 गोलियां निकाली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरह से जब माफिया सरकार के साथ हो जाएं या खुद सरकार हो जाएं तो किसी भी आदमी का, यानी जो विधायक
उसी तरह का विधायक था, उसके बराबर में भी वो क्या हाल कर सकते हैं, ये एक साफ तौर पर दिखता है। उस पूरी घटना के बाद सरकार के जो आप सोचिए कि केंद्र सरकार में उस समय पहले मंत्री रह चुके और इतने बड़े पोस्ट के नेता राजनाथ सिंह जैसे लोग वहाँ जाके धरना देते हैं, वो उसके लिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं। केस तो खैर शुरुआत में सीबीसीआईडी को दिया गया था, लेकिन ये बताती है घटना कि किस तरह से उसका इतना असर था। बल्कि वो वीडियो भी आपने सुना होगा जो बाद में कहा गया कि फ़ोन पर वो चोटी काट ली, यानी कृष्णानंद राय चोटी रखते थे और बीजेपी से थे और उनको एक हिंदूवादी नेता के तौर पर वहाँ जाना जाता था। तो वो घटना और ये पकड़ में भी इसलिए आया क्योंकि मुख्तार फैजाबाद जेल में बंद अपने दूसरे माफिया साथी अभय सिंह को फ़ोन पर बता रहा था। ये अलग बात है, फ़ोन दूसरे के नाम से, तनवीर के नाम से लिया गया था। तो उसके बाद उसको उस रिकॉर्ड को भी बाद में उसने झुटलाने की कोशिश की। और ये अजीब सी बात आपको लगेगी कि जो मेन केस है, जो हत्या का केस है जिसकी जांच सीबीआई ने की, उसमें बरी हो गए, उसमें ये बरी हो गए और फिर गवाहों को और दूसरे केस में इनको सजा होती है। आप ये सोचिए कि कानून की हालत किस तरह थी उस समय तक। और लोगों का कहना ये ज़रूर है, आपने देखा होगा कि लोग कह रहे हैं कि जब 2005 के बाद से उसकी घटना जब हुई है, 2005 के बाद से उसका सितारा गिरने लगा। ऐसा नहीं है, उसके बाद उसका सितारा पूरे माफिया अंडरवर्ल्ड में सबसे ताकत पर आ गया, उरूज पर आ गया और एक पूरा नया नेक्सस बना जो प्रयागराज से शुरू होता था अतीक अहमद के साथ और फिर बीच में मुख्तार और वहां से शहाबुद्दीन यानी सिवान तक पहुंचता है। इसको आपसी बातचीत में सैम कहा गया। शहाबुद्दीन, अतीक और मुख्तार, ये अलग बात है, ये भी संयोग है कि मौत का क्रम भी तीनों माफियाओं का ऐसा ही रहा। पहले शहाबुद्दीन अस्पताल में मरा, इसी तरह से फिर दूसरे मुख्तार को, अतीक को जेल में जाते हुए मारा और जब जेल में से वो उसके लिए आ रहा था मेडिकल के लिए, उसको उस वक्त मारा गया। और तीसरा खुद फिर दोबारा उसी में मारा जब वो सुरक्षा में जेल में था, हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई। तो तीनों लगभग एक ही मंथ में, रमज़ान का महीना था। ये कई सारे संयोग हैं जो इन तीन माफियाओं की उस पूरी कहानी का पटाक्षेप भी उसी तरह से करते हैं। तो उस सैम के गठन के बाद तो बाकी तमाम जितने माफिया थे या दूसरे ग्रुप थे वो इनके सामने एकदम बोने हो गए, क्योंकि हथियारों की तस्करी से लेके ठेकेदारी और रंगदारी, पैसा वसूलना, कत्लों को अंजाम देना और उन सब के सहारे एक पूरी राजनीतिक ताकत को अपने पास बनाए रखना। एक और बड़ी चीज़ ये दिखती है कि रॉबिन हुड की छवि कैसी होती है। दरअसल रॉबिन हुड की छवि तमाम माफिया, जितने लंबे समय से मैंने क्राइम को देखा, अंडरवर्ल्ड को देखा, टेररिज्म को देखा, ये तमाम लोग ये कोशिश करते हैं कि इनके आसपास एक ऐसी शील्ड खड़ी हो जाए जो उन लोगों की हो जिनको कुछ रुपये पैसे से ये मदद करते हैं। तो कुछ 100 लोगों की, कुछ हजार लोगों की कुछ 100 रुपयों के साथ मदद होती है और फिर उस मदद के सहारे ये कुछ लाख लोगों तक इनकी कहानियां पहुंचती हैं और वे तमाम लाख लोग इनके लिए वोटों में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि भैया जी को आप अब छोड़ नहीं सकते, वो तो गरीबों के मसीहा हैं, वो तो शादी कराते हैं। तो इस तरह की कहानियां खुद इसके साथ भी हुई और ये इतना बड़ा क्लाउड। दूसरा क्या है कि मुस्लिम तुष्टीकरण या MY समीकरण में ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा था। ये चाहे अफजाल हो या मुख्तार हो, अतीक हो, ये तमाम लोग MY समीकरण के सबसे ताकतवर स्तंभ होते थे। और ये अलग बात है कि इनकी बातों से इनकी जो वोटर्स हैं या इनके धर्म के लोग हैं वो कितना मुतासिर होते होंगे मुस्लिम, वो तो कोई एक इस तरह की घटना नहीं कही जा सकती। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इनका फ़ायदा इनको मिलता रहा। आप मुख्तार के इतनी बड़ी ताकत, आप सोचिए कि 2005 के बाद जो लोग ये कहते हैं कि उस कत्ल के बाद, कृष्णानंद राय के कत्ल के बाद उसकी घटनाओं में कमजोरी आना शुरू हुई, उनको ये देखना चाहिए कि 2009 में मुख्तार बनारस से मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ता है और बहुत ही कम वोटों से हारता है। लगभग 22,000 वोटों से कुल हारता है वो, 22 से 23,000, यानी उसको इतना जन समर्थन मिलता है कि वो मुरली मनोहर जैसे नेता को परेशानी में डाल देता है। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि इनके पास वोट, उन्होंने अपनी एक छवि इस तरह से बनाई या उनकी उस माफिया की छवि से बहुत सारे लोग जैसे उसमें हीरो खोजने लगते हैं। और ये तमाम लोग वो हैं जो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं कि जिस तरह से
कोई हड्डी चूसते हुए उसको देखिए आप, तो उसके खुद एक हड्डी की तरह से है, हड्डी से कभी खून नहीं निकलता है, खून तो दांतों से निकलता है। लिहाजा अपने ही खून को पीते हुए लोगों की एक भीड़ होती है जो इनके इर्द गिर्द होती है, क्योंकि ये उन तमाम योजनाओं का भट्टा बैठा देते हैं। उनके यहाँ टेंडर्स में सबसे घटिया सामान, सबसे ज़्यादा घटिया, और कई बार तो पूरे नहीं होते, ज़्यादातर वो टेंडर के जो काम होते हैं जिनसे उन जो गरीब लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको फ़ायदा मिलता हो। तो आप ये सोचिए, आप अपने ही पैसे उनको देकर अपने जो आपके घर को बदल सकते थे आप उनको देते हैं माफियाओं को, और माफिया उसमें से कुछ टुकड़े आपके आगे फेंक देता और वो भीड़ इकट्ठा होकर उसको मसीहा बताने में लग जाती है। तो ये सबसे बड़ा 2009 का दौर था, फिर 2010, 11 और हर सरकार में ये ताकतवर होता चला गया। आप ये सोचिए, जेल में बैठा हुआ शख्स जीत रहा है। 2 जेलर के कत्ल हुए, जो आर.के. तिवारी का कत्ल हुआ, जो मजबूत एक जेलर थे जो इसको जाने नहीं देना चाहते थे, और इसके जो गुंडई थी जिस तरह की लखनऊ में, क्योंकि इसकी सरकार चलती थी, और इस इकोसिस्टम में चूंकि इसके परिवार का बहुत बड़ा हाथ था, परिवार से बड़े पत्रकार भी थे, तो वो भी सब एक पूरा जो आवरण है वो तैयार करते थे और माफियाओं की कहानियों को जो है एक रॉबिन हुड की कहानियों में बदलने में वो देते थे। तो अगर हम इसको देखें तो ये पूरा का पूरा 2009, 2010, 2011, 12 इन सब में उसका काम लगातार चलता रहा 2017 तक। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मुख्तार अंसारी नहीं, एक बहुत बड़ा एक पैरेलल गवर्नमेंट है जो ये तय करता है कि इस पूर्वांचल में क्या होगा। उन न केवल जीत हार बहुत छोटे मायने रह गए थे इसके लिए, क्योंकि वो हर सरकारों में अपरिहार्य हो गया था। तो 2012 से 2017 का दौर था, और भी बड़ी चीज़ था। हालांकि उस दौरान उसने कोशिश की थी जब चुनाव के लिए शामिल होने की, और शिवपाल के बहुत करीब था। शिवपाल उसको समाजवादी पार्टी में टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने उस वक्त मना किया, और उसके मना करने के बाद इस परिवार में फूट पड़ती है और घटना ऐसे अंजाम तक जाती है कि शिवपाल और अखिलेश अलग अलग रास्ता अपनाते हैं। ये बात अलग है कि बाद में वो सब चीज़ें इकट्ठे हो जाते हैं और अफजाल अब फिर वापस उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, और वही पार्टी अब इस बात के लिए जांच की मांग कर रही है कि कैसे, जब जहर के लिए कहा गया था तो डेथ कैसे हो गई। तो कार्डियक अरेस्ट की कहानी पर उसको यकीन करना, उनको लगता है कि जैसे अगर वो यकीन कर लेंगे तो उनकी वोटों का क्या होगा। लेकिन 2017 उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना है जहां वोटों के सहारे एक इतनी बड़ी क्रांति को अंजाम दिया गया, और योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम हुए वहां आते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ के साथ तो मुख्तार का पुराना रिश्ता था। जब 2005 में दंगों के वक्त जब हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से जब योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के साथ एक रैली करने आजमगढ़ जा रहे दंगों के खिलाफ, तो उस वक्त हजारों लोगों, ये साफ तौर पर कहता है कि देखते हैं कैसे जाएगा बाबा, वहाँ कैसे पहुँचेगा, और सुरक्षा के साथ आए हैं बाबा, वहाँ पहुँचते हैं बाबा सुरक्षा के साथ। योगी आदित्यनाथ उस समय सांसद होते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं और आजमगढ़ के तकिया बाजार से निकलने की कोशिश करते हैं तो अचानक पथराव होता है, बहुत भारी आक्रमण हमला होता है, और वो पूरा का पूरा इनका वहाँ जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वहाँ से किसी तरह जान बचकर, वो भी वीडियो आपको दिखाई देगा, ये सब शुरू होती हैं। लेकिन उस वक्त को, उस घटना को योगी आदित्यनाथ ने अपने मन में रख लिया और सही समय का इंतजार करने लगे। और ये शायद एक वो भी घटना है कि ये बताती है कि योगी आदित्यनाथ क्यों माफिया से इतना ज़्यादा ये नफरत करते हैं, या हम देखते हैं उनको पसंद नहीं करते हैं। और माफिया के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई वो पूरे देश में अनुपम हुई। उनको बुलडोजर बाबा इसीलिए कहा गया कि उन्होंने उन माफियाओं को जमुनदाज किया, मिट्टी में मिला दूंगा। आपको याद होगा विधानसभा में उनका दिया गया जवाब, जब अतीक के उस पर उमेश पाल की हत्या पर जब समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा था कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी में खैर मिला दिया, आज सुपुर्दे खाक भी वो हो जाएगा, और उससे पहले अतीक और अशरफ हो चुके हैं। तो मुझे उस समय की घटना को लेकर, जब 2017 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो उसके बाद से ये दूसरी कहानी का दूसरा टर्न शुरू होता है, यानी जो ताकत थी वो छिजने लगती है। लेकिन अभी भी उसको डर नहीं था, वो जीत के आता है। पहले एक बार आप धर्मेंद्र यादव को सुन लीजिए, इसके बाद फिर मैं इस घटना को आगे बढ़ाता हूं। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है, और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर
सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। लोग कहीं सुरक्षित नहीं हैं, ना सड़कों पे सुरक्षित हैं, ना अपने घरों में सुरक्षित हैं। जेल को लोग सुरक्षित स्थान मानते थे, अब जेलों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं सरकार किसकी कब कहाँ हत्या करा दे, किसको जहर दिला दे, अब इस बात को कहना मुश्किल है। देखिए, आप इस बयान को आप समझ गए होंगे, क्योंकि आजमगढ़ जीत के लिए इस तरह के लोगों की सहानुभूति बहुत ज़रूरी है। मरा हुआ मुख्तार, जिंदा मुख्तार कितना उनके लिए फ़ायदेमंद होता, लेकिन मरा हुआ मुख्तार उनके लिए शायद कुछ वोट ला सकता है, क्योंकि सियासत ये करती है, माफिया को मासूम में बदलती है और मासूम मजलूम दिखाकर उसके लिए सहानुभूति इकट्ठी करती है, क्योंकि सहानुभूतियाँ तो वोट लाती हैं। तो लिहाजा धर्मेंद्र यादव की ये बाइट आपको उसी तरफ इशारा करती हुई दिख रही है कि वो ये बताना चाहते हैं सरकार हत्या कराती है। ये कितने बड़े शब्द हैं, कितना स्ट्रॉन्ग ये स्टेटमेंट है, लेकिन इससे उनको मालूम है कि इन सब का कोई बहुत मतलब होता नहीं उनके लिए। वो सिर्फ किसी भी तरह जीत चाहते हैं। तो 2017 की जो सरकार का बदलाव है वो तमाम, अब मैं इसको इस तरह देखता हूं कि जो अधिकारी हैं 2017 में वो आए होंगे, यानी सरकार बदली, अधिकारी नहीं आए, अधिकारी वही हैं, ज़्यादा सारे अधिकारी वही हैं। उनमें से कुछ लोग डीजीपी बनकर, जो उस समय आईजी रहे होंगे, डीआईजी रहे होंगे, वो डीजीपी बनकर रिटायर हो रहे हैं। अभी भी अगर आप 96 बैच की बात कर ले तो 96 बैच अभी डीजीपी नहीं बना है। यानी 96 में जब ये मुख्तार उस समय चढ़ रहा था तो वो भी अधिकारी अभी रिटायर नहीं हुए, वो डीजीपी नहीं बने। अभी 90 बैच के 90 बैच तक का ही सिर्फ डीजी या सीएस बन रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि अधिकारी भी वही है, लेकिन 2017 के राजनीतिक बदलाव ने किस तरह से इस मुख्तार की जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। 2017 के बाद वो डरना शुरू करता है, और तब जो अभी तक तमाम लोगों को डरा रहा था, अब उसके अंदर डर आना शुरू होता है। क्योंकि शुरुआत में तो नहीं लगता, लेकिन जैसे एक के बाद एक घटना आनी शुरू होती है और योगी आदित्यनाथ उस पर पूरा रिएक्शंस देते हैं, पूरी ताकत के साथ देते हैं, और तमाम सरकार पुलिस अधिकारियों को उनको बदला जाता है जो उनके साथ माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, और बाकायदा सख्त चेतावनी के साथ कि एक मौका दिया जा रहा है, आप अपनी निष्ठा बताइए, और उसके बाद ये शुरू हो जाती है कहानी। माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि मैं ये बताना भूल गया था कि किस तरह से एलएमजी की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। एलएमजी इसलिए खरीदी जा रही थी क्योंकि उस दौरान ये पता चल चुका था कि कृष्णानंद राय, जो जिसको एसटीएफ ने सूचित किया था कि आपके खिलाफ जो है आपकी जान को खतरा है, क्योंकि इसकी अफजाल की हार के बाद बहुत बौखलाया हुआ है मुख्तार, वो आप पर हमला कर सकता है। तो उस समय शुरुआत में ज़रूर थोड़ा बहुत सावधानी बरतता है ये जो कृष्णानंद राय, उस समय सावधानी बरतते हैं। कृष्णानंद राय का ब्रजेश सिंह के साथ रिश्ता है, ये सब बातें उस समय सबको मालूम थी। तो लिहाजा उस समय ये था कि ब्रजेश सिंह ने माफिया, जो अपनी गाड़ियां हैं, जो ब्रजेश सिंह बुलेट प्रूफ कार में चलता है, तो बुलेट प्रूफ कार पर AK-47 जो है उस बुलेट प्रूफ कार को बेध नहीं पाती है AK-47 की। तो इसीलिए आपको LMG चाहिए जो उसके जो बख्तरबंद गाड़ियों पर भी उनको बेध सकती है। इसीलिए ये जो है सेना के एक भगोड़े बाबूराम यादव का, जो राष्ट्रीय राइफल से था, वो एक AK-47 वो लेके भागा हुआ था, LMG लाइट मशीन गन लेके भागा हुआ था। तो उससे इसका एक गनर जो है अंसारी का, मुख्तार अंसारी का एक गनर मुन्नर यादव, वो किसी तरह से उसको जानता है, रिलेशन में या उसमें होता है, और उससे इस बात पर जब उससे पता चलता है तो उससे ये डील होती है। ये 1 करोड़ की डील होती है और इसमें ऑडियो भी होता है। तो ये अलग बात है कि उस समय सर्विलांस पे था, सरकार के दिए गए अधिकार के तहत ही इस आदमी को सर्विलांस पे रखा गया था। तो जब मुख्तार और उसके बीच की बातचीत होती है, उसको लेने के बाद जब ये डिलीवरी हो रही थी, उस दिन ये पकड़ा जाता है और उसी में इसके खिलाफ पोटा लगाया गया था। इस पोटा लगने के बाद, चूंकि जब शुरुआत में तो अधिकारियों को समझ में नहीं आया था कि आखिर लगा क्या है, लेकिन जैसे ही पोटा लगने की बात हुई थी, तभी से शैलेंद्र सिंह का राजनीतिक उत्पीड़न शुरू कर दिया गया था। यानी सत्ता की तरफ से अपने ही अधिकारी का उत्पीड़न शुरू किया था। और उसके बाद की कहानी, उनके दर्द की कहानी है, वो आपने बहुत बार सुन ली होगी। 20 साल तक वो उनके खिलाफ बाकायदा सरकार ने एक मुकदमा भी हुआ, जब उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। पूरी उनके आईजी का ट्रांसफ़र हुआ, डीआईजी का ट्रांसफ़र हुआ, एसएसपी एसटीएफ का ट्रांसफ़र हुआ। यानी उन लोगों को जब हटाने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। आखिर में एक समझौते के रास्ता निकालने की कोशिश की गई कि सीओ इसमें पोटा के लगाने को मना कर दें कि ये घटना यहाँ से इनका नाम हटा दे। तो उन्होंने खुद शैलेंद्र सिंह ने कहा कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एज ए सीओ इस घटना को खुद ही
लीड किया है इस ऑपरेशंस को, तो ये कैसे किया जा सकता है। तो लिहाजा उनको इस्तीफा देना पड़ा, और उनके इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ आप सोचिए सरकार ने इतना ही बस नहीं किया, आप ये सोचिए कि एक माफिया किस तरह से उस सरकार पर हावी था उस समय की, कि एक महीने बाद, कुछ महीने बाद ही डीएम ऑफिस का एक, जब वहाँ ये जाते हैं अपने शैलेंद्र सिंह, तो उस समय एक डीएम ऑफिस का चतुर्थ श्रेणी का एक कर्मचारी एक रिपोर्ट लिखवाता है कि इन्होंने यहाँ आके हल्ला मचाया, हंगामा किया और तोड़फोड़ की, और इतनी इस घटना को जिसका कोई वो नहीं मिल रहा था, उसके बाद अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। यानी शैलेंद्र सिंह को जेल भेजा गया इस घटना के बाद। तो आप ये सोच सकते हैं कि कौन इसका मुकाबला करता। जब हत्या हो गई जेलर की, तो फिर किसकी हिम्मत थी। एक जेलर एसके अवस्थी, जिसमें फिर सजा हुई इसको 7 साल की, उसमें उन पर रिवॉल्वर तान दिया, अपना पिस्तौल तान दिया उसको मारने के लिए। आप सोचिए उस तक पिस्तौल जेल के अंदर उसके लोग पहुंचा देते थे, इतनी ताकत मुख्तार ने अर्जित की थी। 2017 के बाद कुछ ऐसी घटना हुई कि एक के बाद एक डॉन मारे जाने लगे। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद तो ये लगने लगा कि हाँ, ये सरकार अब पहले जैसी नहीं है। यानी 90 के बाद की सरकारों में और अब सरकार में इसमें अंतर है। ये सरकार 30 साल में, यानी 3 दशक में ऐसी पहली सरकार है जो अपराधियों को नष्ट करने के लिए तैयार हुई, और जो ये चाह रही है कि किसी तरह उनको छोड़ा ना जाए। आप देखा उस समय एनकाउंटर्स हुए, एनकाउंटर होने पर जब बहुत सारे लोग अपराधी मारे गए, तो इनके अपराधियों के बहुत सारे सहानुभूति रखने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और सरकार पर बहुत बंदिशें आयद होती हैं। उसके बावजूद भी ऑपरेशन लंगड़ा तो कंटिन्यू जारी है। मुझे कई बार लगता है कि एक जरूर वो लोग जो इस घटनाओं में घायल हुए हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो गोकश तस्कर हैं, वो जो गोकश हैं, ये तमाम लोगों के साथ जितने एनकाउंटर अब हो रहे हैं, तो जल्दी मुझे लगता है कि किसी ना किसी सरकार में ये मांग जरूर उठेगी कि जो सरकार के एनकाउंटर में लंगड़े हुए हैं उनके लिए भी कोई रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। खैर ये अलग बात है, ये मैंने एक आपके लिए मजाक के तौर पर कहा। लेकिन आप ये सोचिए कि 2017 के बाद जब विकास दुबे मारा जाता है, और उसके बाद फिर एक के बाद एक बड़े माफियाओं पर कार्रवाई शुरू होती है। रुंगटा अपहरण कांड में जिन लोगों ने खासतौर से पुलिस अधिकारियों को ये कहा जाता है कि एक एक केस की फाइल निकालिए, जहां गवाहों को मारा गया है, उनके जो मारे जाने वाले गवाह हैं उनको सुरक्षा दीजिए, उनके अंदर विश्वास जगाइए, और पुलिस अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारियां तय की जाती हैं कि इन जांच केस की आप अपडेट देखेंगे। तो ये धीरे धीरे माफियाओं के अंदर ये लगने लगता है कि हाँ, अब कुछ बदल रहा है। उसके बाद मर्डर होता है मुन्ना बजरंगी का। मुन्ना बजरंगी जो सबसे ज़्यादा राइट हैंड था और सबसे ज़्यादा ताकतवर इसका साथी था मुख्तार अंसारी का, जिसने उस कृष्णानंद राय की हत्या में भी साथ दिया था, और जो मेन एक्यूज था उस घटना का। और बहुत सारे इसके जो मुन्ना बजरंगी इसका बहुत ही राइट हैंड और एक तरह से इसका मेन शूटर था, उसको जेल के अंदर, बागपत जेल के अंदर गोली मारकर जब उसकी हत्या हो जाती है, ये उसको अंदर से हिला के रख देती है ये घटना मुख्तार को। उसके अलावा आपको याद होगा मुकीम काला का कत्ल होता है जेल के अंदर ही। उसके बाद में तो मुख्तार इसके बाद तो बिल्कुल बुरी तरह हिल ही गया जब अतीक का हुआ। पहले अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, और उसके बाद अतीक का उसको जेल उसके पुलिस सुरक्षा के बीच में ही उसको 3 बदमाश आके गोली से उड़ा देते हैं। उससे पहले विक्की त्याई को जेल के अंदर ही मारा गया। फिर संजीव जीवा का अपहरण है। तो ये सब एक तरह से इसके अंदर पूरा डर क्रिएट कर रहे थे। इससे पहले जब 2018 में ये समझ गया कि यहाँ रह पाना असंभव है, यहाँ डर का माहौल हो गया, बहुत ही डर गया मुख्तार, तो वो एक अपने अंदर, आज भी उन पर कितना उसकी ताकत थी आप ये सोचिए राजनीतिक सर्कल में, कि वो कांग्रेस वहाँ जो 2018 में जो कांग्रेस की सरकार वहाँ पंजाब में है, वहाँ एक केस, एक रिकॉर्ड होता है जो रंगदारी मांगने का है। एक बिल्डर ऐसा केस दर्ज कराता है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी कहीं दिख नहीं रही थी, जो प्रमा फेसी कहीं सस्टेन नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि केस दर्ज हो गया तो उसमें इसको ले जाया जाता है, और चार्जशीट फाइल नहीं होती जब तक सरकार उसको लेके आती है 21 तक। आप सोचिए कि 18 से उसके बाद यूपी सरकार 26 प्रोटेक्शन वारंट भेजती है कि आप इसको इस अलग अलग अपराध में इसकी पेशी की ज़रूरत है। और पूरे देश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार, राज्य सरकार किसी दूसरे राज्य के अपराधी को, जिनके खिलाफ बहुत सारे केस हों और जघन्य अपराध हों, उनको ना भेजने के लिए पूरी कोशिश करे।
इतना कि वकीलों की जो बिल आए वो कई करोड़ रुपए का हो जाए। और ये उसका दुर्भाग्य की बात है। और ये कहना चाहिए यूपी के लोगों का जो इस समय सरकार का जो प्रयास दिखता है उसकी जीत है कि सरकार को उसकी कस्टडी मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ना होता है, लेकिन जब जेल मंत्री, जो बदली हुई सरकार पंजाब की है, वो जेल मंत्री विधानसभा में बाकायदा बयान देते हैं कि किस तरह से 35 लोगों की जो बैरक कैदियों की, उसमें अकेले रहता था मुख्तार या फिर पत्नी के साथ रहता था अपनी। आप ये सोच के देखिए कि ये जेल के अंदर, चूंकि किस तरह का राजनीतिक क्लाउट इस्तेमाल उन लोगों ने किया, माफिया जो टर्न होते हैं पॉलिटिशियन, वो इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है ये कि वहाँ पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई थी। खैर सरकार बदल गई तो उसको यहाँ लाया गया। यहाँ आने के बाद उसने एक शुरुआती डर, अब जिस माफिया का चारों पर पूरे सब तरफ उसके दुश्मनों पर डर था, लोग रातों में अपने घर नहीं सोते थे, अपने इलाकों में नहीं रहते थे, अब वो डरने लगता है। वो जेल के अंदर डरता है। सबसे पहले जेलर एक बंदी रक्षक के लिए कहता है कि ये कुंटू सिंह के साथ रहा है। कुंटू सिंह उसके मुखालिफ एक गैंग का आदमी है जिसने एक मर्डर उसके आदमी का सरेआम किया लखनऊ में। तो वो कहता है कि ये उसके साथ 4 साल रहा है, लिहाजा ये उसका कत्ल कर सकता है। खैर उससे सरकार मना करती है। इसके बाद उसकी कई बार तो जेलें भी बदली गई। उसका इतना रुआब था कि जब वो आया तो 2-3 जेलर्स ने तो चार्ज लेने से इनकार कर दिया था। उसकी जेल, वो जेलर ही नहीं मिला, खाली रही जेल कुछ दिनों तक, जब तक कि ये यकीन नहीं आ गया कि हाँ सरकार बहुत सिंसियर है और इसके किसी दबाव को नहीं माना जाएगा। तो उसके बाद फिर ये दूसरी घटना है, आपने देखा होगा जब वो किस तरह से वहाँ व्हील चेयर पर आता है। व्हील चेयर पर आने के बाद यहाँ अदालतों में घूमता है और वहाँ शुरू करता है कि मेरे साथ मुझे मार दिया जाएगा, मुझे ये कर दिया जाएगा। और जब से अतीक अहमद का कत्ल हुआ तब से तो उसकी नींदें उड़ गई थी। ये बातें बहुत सारी खबरें आई। इससे पहले 5 साल पहले की भी घटना है जब उसको हार्ट अटैक हुआ था। तो इसीलिए ये कोई नई घटना नहीं है कि उसको पास जो है उसको पहले हार्ट की बीमारी नहीं थी, लेकिन वो एक तैयारी करता है। चूँकि जो क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है उसका, वो ये जानता है कि किस तरह से मेरे बाद भी मैं परिवार को फ़ायदा दे सकता हूँ। और ये इसी का जो एक प्रभाव है या जिसकी तरफ से जो रास्ता इसने चुना, उसमें इसकी पत्नी फरार है। आप सोचिए कि उसकी पत्नी फरार है, 50,000 का इनाम है, 7-8 मुकदमे हैं, फिर उसका बड़ा बेटा जेल में है, छोटा बेटा जमानत पे है, उसकी बीवी पर भी केस है, वो भी जमानत पे है, भाई पर केस है, दूसरे भाई पर केस है और परिवार के लोगों पर केस है। यानी एक आइडियल माफिया फैमिली जो है ये आपके सामने मौजूद है, जो राजनीति को सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने का साधन मानती है। तो उसमें जब इसको डर लगने लगता है तो ये ऐसी स्थिति में चला गया कि इसको हर चीज़ से डरने लगा। और अब ये जब 21 मार्च को इसने अपने वकील के माध्यम से जो लेटर दिया, उसमें कहा कि सरकार, मुझे 19 मार्च को जहर दिया गया है, खाने में धीमा जहर दिया गया है। उसको इसका कैसे पता चला ये कोई जवाब नहीं है। और जब कल उसको कार्डियक अरेस्ट में मौत हुई तो उसके बाद राजनीतिक दलों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। और वो लगभग विपक्षी दल वो तमाम लोग हैं जिनको लगता है कि तुष्टीकरण के सहारे एक वो हासिल की जा सकती है, वोट हासिल की जा सकती हैं। तो ये एक लंबा, एक पूरे, ये इसकी कहानी इस हिंदुस्तान की राजनीति की कहानी हो सकती है, या एक ऐसी कहानी भी आपको बताई जा सकती है जो ये बताती है कि किस तरह से लगभग 1990 के बाद यूपी की राजनीति कितनी घटिया स्तर तक पहुंची और वहां कानून व्यवस्था को किस तरह से दांव पर रखा गया। कभी वो दंगों में बिकती रही, कभी वो माफियाओं के पैरों तक जाती रही। और वही तमाम अधिकारी जो आज आगे बढ़कर क्रिमिनल्स को ठिकाने लगा रहे हैं, वो उनके सामने झुकते हुए, कॉर्निश करते हुए दिख रहे थे। ये पूरी ताकत, और अभी भी जिस तरह की राजनीति को हम देख रहे हैं उसमें मैं फिर ये कहूँगा कि कल भी जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उसमें मैंने कहा था, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के उस बयान को बहुत गहराई से लेने की ज़रूरत है जिसमें वो कहते हैं कि एक वोट से सब कुछ बदल सकता है। यानी एक वोट आप जब देते हैं एक ऐसी सरकार को, जब तो एक शहर में कर्फ्यू रहता है, यानी मुजफ्फरनगर की घटना पर बोलते हुए कहा था कि ये इस शहर में कर्फ्यू रहता है, और एक वोट जब आप दूसरी तरफ देते हैं तो इस शहर में कांवड़ के मेले गुजरते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी एक घटना ने इस मुख्तार अंसारी की कहानी को विराम दिया। यानी जो इसके अपराध की कहानी थी, इतनी लंबी कथाएं थी, उन सबको समेट के रख दिया।